हेलो गुड मॉर्निंग सीनियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पेपर नंबर 11 एफएमडीए। तो एफएमडीए जो होता है हमारे एग्जाम में आता है 100 मार्क्स के लिए। इसमें 80 मार्क्स का होता है एफएम, 20 मार्क्स का होता है आपका डीए। तो हमारा जो ये बैच है स्पेशली हम एफएम के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम एफएम का 80 मार्क्स का जो भी पेपर होता है उसमें जो चैप्टर्स आते हैं आपके वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। हमारा जो ये एस्पिरेंट बैच है इस हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज आपको लेक्चर मिलेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब आपका जो एफएम का 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल आईसीएमआई अपडेट्स एंड क्लासेस पर हम पढ़ाएंगे। हमारे जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके जो हमारा आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारा ट्विटर अकाउंट है ICAICMA नाम से, ICMI अपडेट्स एंड एक्सपीरियंस वॉइस। वो हमारा ट्विटर अकाउंट है जो हम पिछले 6-7 महीनों से चला रहे हैं, जिसमें हम सीएमए से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं या जो एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस होते हैं या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यू होते हैं वो जो सीसीएम आरसीएम है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है ICMI_अपडेट्स, जिस पर हम मोटिवेशनल या फिर कह सकते हैं अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं। जिन इन सब का जो भी लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीओसी। सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो हमारे पेपर में 8 मार्क्स के लिए आता है। एक सेकेंड, 8 मार्क्स के लिए आता है। हम इसके पहले अपना कॉन्सेप्ट या जो भी थ्योरी होती है उसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ये सब जो लेक्चर्स हैं स्पेशली प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं या जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके लिए अलग से हम थ्योरी लेक्चर्स लेंगे बाद में, तो आप वो भी देख सकते हैं। हमारे जो भी लेक्चर्स हैं वो रोज हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ नॉलेजेबल है लेक्चर तो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन as it is used to measure the worth of investment proposal. It is used as a discount rate in determining the present value of future cash flow associated with capital project. Conceptually, it is the minimum rate of return that a firm must earn on its investment so as to leave market price of its. It is also referred to the cutoff rate, target rate, required rate return, and so on. इस इसमें इस डेफिनेशन में कुछ नहीं, बस यही है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उस पर जो भी हम रेट से डिविडेंड देते हैं
इन्वेस्टमेंट में हमारे इक्विटी भी हो सकता है जिस पर डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर्स या डेब्ट जिस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, जो भी ये पे करते हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। ये कुछ जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन दे रखी है, जेम्स सी वैन हॉर्न, सोलोमन एजरा, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम एक इजी वे में या आपको कह सकते हैं कुछ सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं जो आप सिंपली याद कर सकते हैं। इस इनके जो वर्ड पजल है उसमें फंसने के बजाय आप एक सिंपल सी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। तो COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर, प्रोवाइडर, investor, the provider of capital to the cost that firm incur in retaining the fund obtained from various various source। आपको कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो हम जो बोल रहे हैं आप उसके साथ साथ भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय ए इन्वेस्ट expected by investor, provider of capital to the cost that the firm incur in retaining the fund obtained from various source। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक एक्सपेक्टेड रेट होता है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि अगर वो हमारे बिजनेस में या हमारी कंपनी में 100 रुपये लगा रहे हैं तो उस पर वो अपना 8 रुपए, 10 रुपए या 15 या 20 कितने रुपए उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वही है जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वही हमारी कॉस्ट है, और जितनी कम उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उतनी ज्यादा ही हमारा रिटेंशन कैपिटल होगा। रिटेंशन कैपिटल मतलब जो कैपिटल हम अपने पास रखेंगे। मतलब 100 रुपये अगर हम अर्न कर रहे हैं तो उस पर 10 रुपए कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया तो 90 रुपये हमारा रिटेंशन कैपिटल हो जाएगा। तो जो भी थ्योरी है वो आप अपने पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थ्योरी होगी वो हम अपने साथ साथ करवा रहे हैं। बाकी जो भी थ्योरी है वो आप अपनी पढ़ लेना। तो मेनली कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्या कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो भी कैपिटल होती है वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट, इन सब से हम अपनी कैपिटल लेते हैं। कि इक्विटी शेयर इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, या हमने कोई लोन ले लिया या डिबेंचर इशू कर रहे हैं उससे हम अब कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये कलेक्शन ऑफ कैपिटल है इस पर जो हम कॉस्ट या जो भी उनको डिविडेंड, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देंगे, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देंगे, लोन पर इंटरेस्ट देंगे, वो हमारी कॉस्ट बन जाएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या है? पहला कॉस्ट ऑफ डेट। डेट का मतलब आपको पता ही होगा, डिबेंचर हुए के, डिबेंचर, लोन, एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पर आ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें जो भी इक्विटी शेयर हम इश्यू करते हैं उनकी जो भी कॉस्ट है वो आ जाएगी।
ये जो भी है थ्योरी हम लिखवा रहे हैं वो आप साथ के साथ लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। तीसरा, कॉस्ट ऑफ, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और एक चौथा आता है, फोर्थ हमारा आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग जो भी अर्निंग होती है कि हमने 100 रुपए अर्न किए हैं उस पर जो भी 40 रुपए 50 रुपए जो हमने अपने पास रख लिए, उस पर जो कस्टमर जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इन फ्यूचर हम उनको कितना अर्न कर देंगे, वो सब उसकी कॉस्ट हो जाती है। तो मेनली हम पहले अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना हमें इक्विटी रखना है, कितना हमें डिबेंचर रखना है, कितनी हमारी रिटेंड अर्निंग होगी, कितने हमारे प्रेफरेंस शेयर होंगे। तो ये सब डिसाइड करने के लिए कि कौन सा इक्विटी शेयर, कितना परसेंट इक्विटी शेयर होगा, कितना परसेंट डिबेंचर होगा, वो सब डिसीजन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, रिलीवेंस ऑफ सीओसी इन डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम हमारे जो सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिसीजन मेकिंग में हम कंसिडर करते हैं मेनली। तो सबसे पहले आता है रेलिवेंस ऑफ रेलिवेंस फॉर कैपिटल बजटिंग। तो और दूसरा आता है रेलिवेंस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। पहला रेलिवेंस रेलिवेंस फॉर कैपिटल बजटिंग, दूसरा रेलिवेंस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, तीसरा इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क फैक्टर। फोर्थ पॉइंट इसका होगा, इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर प्रोवाइडर एक्सपेक्टेशन। मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग है उसको हम कंसिडर करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना हमें इक्विटी रखना है, कितना प्रेफरेंस रखना है, वो सब कंसिडर करेंगे। जो भी हमारा रिस्क है उसको हम, वो कितना रिस्क फैक्टर है हमारा उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इन्वेस्टर्स या प्रोवाइडर जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इक्विटी शेयर में हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, वो सब बताता है। और इन सबको कंसिडर करके हम अपना डिसीजन लिखते हैं। जैसा ये नोट्स में
नोट्स हैं हमारे, तो इसमें आप देख सकते हैं वैक जो है, एटेंड हमें वैक निकालना होता है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उन सब का एवरेज, उनकी जो कॉस्ट है उनका एवरेज कितना क्या आ रहा है, कि हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है कैपिटल के ऊपर। तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो मेनली इस चैप्टर में यही चार चीजें पढ़नी है। इन्हीं के फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम इनकी कॉस्ट निकालेंगे, और उस कॉस्ट से हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से शुरू करते हैं। तो आपको मैं इनके फॉर्मूलाज वगैरह लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर मीन्स लोन या डेट जो भी है, उसको हम उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है वो निकालते हैं। मेनली जो भी डेप्ट जो होता है हमारे दो प्रकार का होता है, एक तो रिडेमेबल, एक इरिडेमेबल। रिडेमेबल मतलब एक टाइम के बाद हम उसको रिडीम कर सकते हैं, पर जो भी डिबेंचर होल्डर हैं वो कि 10 साल, 5 साल, 20 साल उसके बाद में उस डिबेंचर्स को रिडीम कर लेंगे अपने को। फिर एक होता है इरिडेमेबल। इरिडेमेबल का मतलब होता है कि वो एक बार इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, कि एक बार डिबेंचर हमारे ले लिए, उसके बाद वो रिडीम नहीं कर सकते लाइफ टाइम के लिए, या जब तक हमारी कंपनी है या बिजनेस चल रहा है तब तक हम उनको जो भी इंटरेस्ट है वो सब प्रोवाइड करवाते रहेंगे, बाकी वो डिबेंचर रिडीम नहीं कर सकते। मेनली रिडीमेबल डिबेंचर्स की लाइफ 20 साल की होती है, कि मैक्सिमम हम 20 साल, 20 ईयर्स रिडीमेबल डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। इन रियल लाइफ आपको इरिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं मिलेंगे। हमारे जो भी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें रिडीमेबल डिबेंचर ही होते हैं। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक रिडीमेबल, एक ई रिडीमेबल। तो रिडीमेबल का फॉर्मूला होगा आई के डी। हम जो भी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होगी उसको के डी से डिनोट करते हैं। के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आई, आई मतलब इंटरेस्ट, वन माइनस टी, वन माइनस टैक्स की रेट, प्लस आरवी रिलाइजेबल वैल्यू की, माइनस एनपी अपॉन एन। अपॉन में आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। हम पहले रिडीमेबल देखेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर इरिडीमेबल पर जाएंगे। तो इसमें आई मतलब इंटरेस्ट की, जैसे कि कोई डिबेंचर है उसके 12% डिबेंचर या लोन है उस पर 10% की इंटरेस्ट रेट है, तो वो इंटरेस्ट रेट है, उससे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। टी मतलब टैक्स रेट। आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको बाद में सोल्व कर क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने में आसानी होगी। तो आप हो सके तो साथ के साथ लिखते रहें। अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, बल्कि बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ मैं, इतना कोई स्पीड में पढ़ा भी नहीं रहा। तो आगे आरवी, आरवी मतलब रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब हुआ कि जब वो रिडीम कर रहे हैं, कि 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद जब वो जो भी डिवेंचर्स हैं उनको रिडीम कर रहे हैं, तो वो किस वैल्यू पर कर रहे हैं, कि
प्रीमियम पर कर रहे हैं, डिस्काउंट पर कर रहे हैं, या फिर नेट वैल्यू जो भी उनकी है कि 100 रुपए का डिबेंचर है उसके 10 रुपए प्रीमियम पर है या 10% प्रीमियम पर कर रहे हैं तो 110 रुपए पर रियलाइज हो रहा है तो रियलाइजेबल वैल्यू 110 रुपए हो जाएगी। या फिर जो डिस्काउंट पर कर रहे हैं कि 5% डिस्काउंट है 10% डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट लेस होकर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी। एनपी, एनपी मतलब, एक सेकंड, एनपी मतलब नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड, बल्कि किस रेट में कितने रुपए पर हमने उसको इश्यू किया है, उस इसमें वही होता है कि प्रीमियम पर इश्यू किया है या डिस्काउंट पर इश्यू किया है या फिर उसकी नेट वैल्यू जो भी है उस पर इश्यू किया है। जो भी अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को लेस कर देंगे, प्रीमियम है तो प्रीमियम को ऐड कर देंगे, तो उससे हमारी नेट प्रोसीड आ जाएगी। तो ये हमारा रिडीमेबल का फॉर्मूला है, के डी इक्वल टू I1 - T प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2। आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले याद अगर आप कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद है तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, सिंपल चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है, 8 नंबर का आप आसानी से ले सकते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया हो या याद कर लो तो हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन से आपको बेटर समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चंस हैं मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इस क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस उसी उन्हीं को मिलेंगे जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को जो फिल करेगा उसी को ये नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अदरवाइज कोई क्वेश्चंस या नोट्स प्रोवाइड नहीं होंगे आपको, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए कंपनी एबीसी लिमिटेड, A company ABC Limited issue 1,12% debentures of 100 each. The debentures are redeemable after the expiry of fixed period of 7 years. बल्कि कोई भी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो 1 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए हैं, 1 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए हैं 12% इंटरेस्ट रेट पर, 100 रुपए ईच है, मतलब नेट प्रोसीड उनकी 100 रुपए है। अभी ये तक हम ये मान के चल रहे हैं कि नेट प्रोसीड उनके 100 रुपए है, आगे देखते हैं वो क्या कराएं। वो जो डिबेंचर्स हैं 7 साल के बाद रिडीम होंगे तो एन आपका जो आ जाएगा वो 7 ईयर आ जाएगा। मैंने आप यहाँ पर जो ये एन से हम एन से जो डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कितने साल के लिए हमने उनको इश्यू किया है। तो कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट, जो कंपनी का टैक्स रेट है वो 55% है। तो इसमें टी जो भी 1 - T है उसमें टैक्स में हम 35% लेस कर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मतलब केडी निकालना है आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स के बाद का केडी निकालना है। अगर डिबेंचर्स जो हैं पार पर इश्यू है, 10% डिस्काउंट पर इश्यू है या 10% प्रीमियम पर इश्यू है। इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ इश्यूड एट पार। ये जो ये जो है एक अलग क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है।
तो चलो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें 12% 12% डिबेंचर। हमारा रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या था? I1 - T प्लस RV - NP अपॉन N। RV प्लस NP अपॉन 2। तो क्वेश्चन में आपको आई जो है वो 12% दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। या तो आप जो भी 1 लाख रुपए के डिबेंचर है उनका 12% निकाल लो, 12,000। या फिर आप डायरेक्ट 12% ले सकते हो, यानी 12 रुपए ले सकते हो। तो इसमें 12 यानी 12I1 - T। टैक्स रेट कितना था? 35%। तो ये 0.35 हो जाएगा। RV, तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन है उसमें रिलाइजेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह रखा कि रिलाइजेबल वैल्यू ये जब रिडीम कर रहे हैं तो कितने रुपए पर रिडीम कर रहे हैं। तो हम इस पर अगर कुछ भी नहीं कह रहा तो आरवी जो होता है आपको 100 रुपए ही लेना है। कि 100 रुपए जिस जिस पर जिस रेट पर हमने इश्यू किया है कि 100 रुपए पर इश्यू किया है तो 100 रुपए ही हमारा रिलाइजेबल वैल्यू होगा, अगर वो कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा तो 100 माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में हमारे ये 3 पॉइंट है कि एट पार 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। तो पार पर है तो 100 रुपए ही है, अपॉन एन। एन यानी कितने साल में रिडीम कर रहा है, तो रिडीम वो शायद से 7 साल में कर रहा है। तो अपॉन 7। आरवी आरवी कितने 100 रुपए प्लस 100। नेट प्रोसीड भी 100 है, एट पार पर है, अपॉन 2। तो आप कैलकुलेटर पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा कि 12 × 0.65 प्लस, तो ये जीरो ही हो जाएगा क्योंकि 100 - 100 जीरो। तो जीरो को किसी से डिवाइड करो जीरो ही आने वाला है। और अपॉन 100 प्लस 100, 100 + 100 200 अपॉन 2, तो वो 100 ही हो जाएगा। तो 12 × 0.65 ये होता है 7.8 अपॉन 100। इनके मल्टीप्लाई में 100 जरूर करना है कि हर एक के मल्टीप्लाई में 100 है। तो ये आ जाएगा आपका 7.8%। ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आई इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV - NP अपॉन N। RV प्लस NP अपॉन 2। तो अब इंटरेस्ट रेट तो वही है 12। 12 1 माइनस 0.35 प्लस RV रिडम्स रिलाइजेबल वैल्यू क्या है हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो यहाँ भी हम 100 रुपए ही ले लेंगे। अब क्वेश्चन में नेट प्रीसीड
कि कितने पर वो इश्यू कर रहा है। इश्यू 10% डिस्काउंट पर कर रहा है, तो 10% डिस्काउंट पर कर रहा है मतलब 100 रुपए का 10%, तो यानी 90 रुपए पर वो इश्यू कर रहा है, हम 90 रुपए लेंगे। तो 100 माइनस 90 अपॉन 7, 100 प्लस 90 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 0.65 प्लस 100 माइनस 90 10 अपॉन 7 अपॉन 190 अपॉन 2, तो 12 मल्टीप्लाई 0.65 करेंगे तो वही 7.8 आएगा, प्लस 10 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 1.4285। हमेशा जो भी CMA का एग्जाम है उसमें चाहे FM हो, MA हो, या आपके कोई भी जो भी न्यूमेरिकल, जिस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं उसमें हमेशा पॉइंट से 4 डिजिट तक, मतलब पॉइंट है उससे आगे 4 डिजिट लिखनी है कि 1.4285, वरना वो एग्जामिनर गलत भी कर सकता है, आपका नंबर कट भी हो सकते हैं, हो सकता है 0 मार्क्स भी दे दे। तो इससे अच्छा आप अपना 4 डिजिट तक ले किसी भी संख्या को, तो 190 अपॉन 2 यानी 95, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7.8 प्लस 1.4285, ये आ जाएगा 9.2285 अपॉन 95 इंटू 100 तो है ही, तो इसका आंसर जो है आपका आएगा 9.7142। तो देख, क्वेश्चंस इतने कुछ हार्ड है नहीं, एग्जाम में भी इतने कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी है ये 8 मार्क्स सिक्योर करना। अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होगा और आप 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और 8 मार्क्स कुछ कोई कम नहीं है किसी MA लेवल के एग्जाम में जिसमें हमें 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो उसमें 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट आप आई होप खुद से कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो कल मैं आपको करवा दूंगा, आप घर जाकर अपनी प्रैक्टिस जरूर करना। कि थर्ड में कुछ भी नहीं है, 10%, 10% प्रीमियम पर है, तो जो भी आपकी नेट रिसीट जो होगी वो 100 प्लस 10 एक 110 हो जाएगी, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको नेट रिसीट में 100 की जगह 110 लिखना है, और आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आई होप अच्छे से हो गया होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो
अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर वन करेंगे, जिस जो है इरिडीमेबल का आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बाद में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका रिडीमेबल का था, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इरिडीमेबल का है। इरिडीमेबल का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल का फॉर्मूला कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगर आपको रिडीमेबल का याद हो जाता है तो रिडीमेबल का आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। इरिडीमेबल का फॉर्मूला है आपका I1 - T/NP इंटू 100। कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपका रिडीमेबल नहीं है तो जो RV प्लस NP/N या RV माइनस NP/N कर रहे थे वो आपका हट जाएगा। इसमें सिंपली आपको इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में से टैक्स रेट जो टैक्स है उसको लेस करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें जो नेट प्रीसीड है वो आपको एट पार 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम पर दे रखी है। मैं आपको 10% डिस्काउंट की करवाऊंगा एट पार, और 10% प्रीमियम की आपको से करनी है। आप घर पर अपना रिवाइज करोगे तो उसमें आप अपना सोल्व करके देखना। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं आपको करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे कि 10% परपेचुअल डेट ऑफ 1 लाख ये रुपीज में है। तो 10% perpetual debt of rupees 1 lakh, tax rate 35% है। Determine the cost of capital before tax as well after tax। तो टैक्स से पहले भी और टैक्स के बाद भी। Assuming the debt is issued at par at 10% discount at 10% premium। तो अगर 10% डिस्काउंट पर हो रहा है तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, 90 हो जाएगा। और एट प्रीमियम पर है तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो I1 - T/NP इंटू 100। तो इसमें I जो है 10% है, 1 - T 0.5 अपॉन में नेट प्रोसीड आपकी 90 हो जाएगी कि 10% डिस्काउंट पर है तो 90 इंटू 100। तो ये जो आपका आंसर है आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है। अपना दिमाग ना लगाएं, कैलकुलेटर का यूज करें, क्योंकि आप इस इनमें मिस्टेक्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अपना कैलकुलेटर यूज जरूर करें। तो 10 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 7.2%। ये तो है आपका टैक्स के बाद। अगर हम टैक्स से पहले लेते हैं तो इसमें जो ये टैक्स हम लेस करते हैं ये लेस नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट 10 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 हो जाएगा। तो टैक्स और टैक्स विदाउट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में ज्यादा तो इसका आंसर आ जाएगा 11.11%। तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या आ गया, कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो इसमें कुछ भी नहीं है। आफ्टर टैक्स वाले में 1 - T करके हम टैक्स जितना भी टैक्स है वो लेस कर देते हैं। बिफोर टैक्स में जो होता है उसमें हम टैक्स नहीं लेस करते हैं। कि आफ्टर टैक्स वाले में 1 माइनस 0.35 अपॉन 90 इंटू 100 करके 7.2 आंसर आ गया।
बिफोर टैक्स है तो टैक्स उसमें लेस नहीं करेंगे, तो 10/90 × 100 तो 11.11% आ जाएगा। बाकी के जो है एट पार और एट प्रीमियम, ये आपको खुद से अपने घर पे करने हैं। अगर होते हैं तो सही है, अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं तो कल मैं आपको करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमसे नहीं हो रहे, पता नहीं क्या है। वैसे इतने कुछ हार्ड है नहीं कि आप आराम से घर पर कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 5 years ago, KPM Limited issued 12% irredeemable debenture at 105 at a 5% premium to their par value of 100। मतलब 100 रुपए की जो पार वैल्यू थी उसके 5%, 5 रुपए के प्रीमियम पर 105 रुपए में हमने इरिडीमेबल डिबेंचर इश्यू किए 5 साल पहले। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ डीज डिबेंचर इज 95। फिलहाल इनका जो मार्केट प्राइस है वो 95 है। इफ कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35, बट इज द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कुछ भी नहीं है। इरिडेमेबल का फॉर्मूला आपको पता ही है, I1 - 1 - T अपॉन NP इंटू 100। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें मार्केट प्राइस भी दे रखी है और नेट प्रीसीड यानी इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे रखे हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस अगर दोनों दिए रखे हैं तो हमेशा मार्केट प्राइस ही लेना है। तो यहाँ पर आपको एनपी की जगह एमपी लेना है, मार्केट प्राइस। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस यही छोटी सी न्यू चीज थी जो मैंने आपको बता दी कि एनपी की जगह जो एनपी होता है नेट प्रीसीड में, अगर हमें इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे रखते हैं तो हम इश्यू प्राइस ना लेकर मार्केट प्राइस लेते हैं। या आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है। ये छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है या कुछ कंफ्यूजन पॉइंट लगा लो, आपको एमसीक्यू में आ सकता है जिससे आपके 2 मार्क्स जा सकते हैं। तो आप इसको अपने अलग से लिख सकते हैं कि इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे रखे हूं तो हम हमेशा मार्केट प्राइस ही लेंगे। तो यहाँ पर आई 12% है तो 12 1 - T टैक्स रेट 3.35 अपॉन एनपी। एनपी हम 105 लेंगे, बिल्कुल भी नहीं 105 नहीं, हम 95 यानी 95 लेंगे मार्केट प्राइस इंटू 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे कि 12 इंटू 1 - 35 यानी 6.65 आएगा। 12 इंटू 6.65 अपॉन 95%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 8.2105%। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। आज हमने इसके जो भी डिबेंचर्स की क्या क्या पढ़ लिया हमने, कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसकी डेफिनेशन, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर, इन्वेस्टर प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल फॉर द कॉस्ट दैट फर्म इनकर इन रिटेनिंग द फंड ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कि जितने भी सोर्सेज हैं जिनसे हम फंड इनका मतलब कि ले रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, उन पर जो हम कॉस्ट यानी जो उन पर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट देंगे उसको हम अपनी कॉस्ट मानते हैं। तो जो भी रिटर्न हम पे कर रहे हैं, जो भी सोर्सेज ऑफ फंड है, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये 4 कंपोनेंट होते हैं, ये 4 ही चीजें पढ़नी है हमें। बाकी इसके रेलिवेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डिसीजन मेकिंग,
ये पढ़ा था, आप इसको याद कर सकते हैं। और हमने बस अपना एक आज छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, रिडेमेबल और इरिडेमेबल। रिडेमेबल का फॉर्मूला है केडी। हमेशा हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को केडी से डिनोट करेंगे। के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डिबेंचर। केडी इक्वल टू आई इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। कि आई इंटरेस्ट, टी टैक्स रेट, आरवी रियलाइजेबल वैल्यू, एनपी नेट प्रोसीड, एन नंबर ऑफ ईयर्स। और इरिडेबल का फॉर्मूला हो जाएगा के डी इक्वल टू आई 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100। अगर एनपी जो है, अगर इश्यू प्राइस दे रखा है तो हम इश्यू प्राइस लेंगे। अगर इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे रखे हैं तो हम इसे मार्केट प्राइस लेंगे। और सिर्फ मार्केट प्राइस दे रखा है तो मार्केट प्राइस ही लेना है। और इसमें एक और चीज पढ़ी थी हमने, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स में जो ये फॉर्मूले हैं हमने सब आफ्टर टैक्स वाले पढ़े हैं, जिनमें हम टैक्स रेट माइनस करते हैं। कि इंटरेस्ट में से 1 - टी यानी टैक्स रेट माइनस कर रहे हैं। अगर बिफोर टैक्स पढ़े क्वेश्चंस करने हैं या क्वेश्चन में ये देखकर बिफोर टैक्स, तो हम 1 - टी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 100 डायरेक्ट ये करने का है। हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बाद में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 रिडेमेबल का था, क्वेश्चन नंबर 1 इरिडेमेबल है और क्वेश्चन नंबर 3 आपको मार्केट प्राइस के ऊपर है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी पार्ट है ब्रोकरेज वाला वो आज नहीं किया है, वो हम कल करेंगे। ब्रोकरेज आज आपको बस इतना बता दूं कि ब्रोकरेज जो होती है वो हम नेट प्रोसीड से लेस करते हैं। कि अगर हमारी नेट प्रोसीड 100 रुपए की है तो उस पर 2% यानी 2 रुपए का ब्रोकरेज है तो नेट प्रोसीड हमारी 98 आ जाएगी। अगर 100 रुपए पर 5 रुपए का डिस्काउंट है तो -5 इक्वल टू 95, इसका 2% हम लेस करेंगे। अगर प्रीमियम है तो 10 रुपए का अगर प्रीमियम है तो 10 रुपए तो 110 इंटू 2%, तो वो 110 रुपए का 2% लेस करेंगे, ना कि हम 100 का करेंगे। यह कल आपको मैं अच्छे से ब्रीफली समझा दूंगा। अभी अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कल आपको दोबारा से समझाऊंगा तो समझ सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी ये नोट्स हैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं कि ट्विटर ICAICM में के यूजर नेम से है, जिसमें हम CMA से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है ICMA अपडेट के नाम से। और एक कोर टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम जो भी आपके सजेस्टेड आंसर आते हैं या MTP आते हैं या MQP आते हैं या जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो सब शेयर करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसका अलग से टेलीग्राम चैनल है जिस पर नोट्स मिलेंगे, वो CMA एस्पिरेंट्स बैच के नाम से है, जिसका लिंक हमने दे रखा है। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक हमने दे रखे हैं, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू, अलविदा। कल फिर मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में।